वैदिक सभ्यता कौन सी पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता में वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? उसके बाद में ऋण, यज्ञ, संस्कार, आश्रम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? देखिए वैदिक सभ्यता का जो अपना अंतिम दौर चल रहा है और वह है वैदिक सभ्यता की विशेषता। क्या है वैदिक सभ्यता की विशेषता? देखिए चाहे किसी भी प्रकार का काम करो, हर की अपनी एक विशेषता होती है। विशेषता होती है या नहीं होती है? हर की एक अपनी विशेषता होती है। जैसे आप लोगों की भी एक विशेषता है ना? अलग अलग विशेषता ना आप लोगों की। इसी प्रकार इसकी क्या विशेषता थी? देखिए सर्वप्रथम तो अपन इसका देखेंगे, एक था षड दर्शन। षड दर्शन, षड दर्शन या दर्शन, और ये कितने होते हैं? षड वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता में षड दर्शन, दर्शन कितने प्रकार के होते थे? दर्शन वो ऐसे नहीं किसी के दर्शन करना, वो दर्शन नहीं है। ये वैदिक साहित्य के कुछ स्रोत हैं, कहीं आप दर्शन समझ बैठो। षड दर्शन कितने होते हैं? षड मतलब षडना, संस्कृत में एक शब्द होता है षट, षट में 6, 6, तो षड दर्शन होते हैं 6। याद रखना कितने होते हैं। यहां से ये षट देखते ही याद आ जाना चाहिए कि एक संस्कृत वाला षट है, ये समझ लो। और कितने होते हैं ये कन्फर्म हो जाएगा ना कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो इनमें है न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन नंबर 1। न्याय दर्शन, कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। दूसरा है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। नंबर 3 योग दर्शन। नंबर 4 वैशेषिक दर्शन। नंबर 5 पूर्व मीमांसा। नंबर 6 उत्तर मीमांसा। मीमांसा। देखिए एक बार इधर, षड दर्शन कितने थे? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के थे? 6। सर्वप्रथम है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? न्याय दर्शन देने वाले जो षड दर्शन में था, न्याय दर्शन किसने प्रदान किया था? गौतम ने। किसने? गौतम ने। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गौतम, और गौतम ने कौन सा दर्शन प्रदान किया? न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल, कपिल मुनि का नाम सुना है? कोलायत बीकानेर में मेला पड़ता है कपिल मुनि का। जब आप राजस्थान जी के पढ़ोगे, लेकिन आप तो वो राजस्थान जी के चलता तो नहीं। आप किसकी तैयारी करते हो आप? तब पढ़ाना पड़ेगा। देखिए सांख्य दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन के प्रदान करने वाले कौन थे? कपिल। योग दर्शन, योग पतंजलि आरोग्य केंद्र नाम सुना है? सुना है क्या? बाबा रामदेव वाला। तो योग दर्शन किसने दिया? बाबा रामदेव ने नहीं दिया, पतंजलि। किसने दिया? पतंजलि ने। किसने दिया था? पतंजलि ने।
वैशेषिक दर्शन कणाद, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कणाद, महर्षि क्रान। कौन था? जेमिनी, बादरायण, फटाफट छाप दो फिर समझाएंगे आप। देखिए षट दर्शन, षट मतलब 6 कितने होते हैं? याद हो गए? नहीं तो निंदों में भी बता दोगे ना कितने होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में आता है कि न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया? या गौतम ने कौन सा षट दर्शन दिया? चाहे इधर से या इधर से, चीज वही है ना। तो इनका आपको याद करना, न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। किसने दिया था? गौतम ने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, नाम सुना है कपिल मुनि का? कोलायत में मेला बनता है। कोलायत कहां है? बीकानेर में। कहां है कोलायत? बीकानेर में। योग दर्शन जगह जगह आप देखते हो, पतंजलि आरोग्य के अंदर सुना ना। तो योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने। किसने दिया? पतंजलि ने। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, कणाद का नाम सुना है? शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। पूर्व मीमांसा जेमिनी, पूर्व मीमांसा किसने दिया? जेमिनी ने। जबकि उत्तर मीमांसा बादरायण ने। किसने? बादरायण। किसने दिया? ये भी एक व्यक्ति था, ऋषि मुनि। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। हाँ, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की विशेषता। वैदिक सभ्यता की विशेषता। किसकी विशेषता? वैदिक सभ्यता की। आगे देखिए, देखिए सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की विशेषता में भौगोलिक विस्तार। क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। देखिए प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक स्थान का अपना एक मैप होता है या नहीं होता है? उनका भौगोलिक विस्तार होता है ना। जैसे आप लोगों का भी एक अलग भौगोलिक विस्तार है या नहीं? बताओ, अपने गांव का है या नहीं? प्रत्येक व्यक्ति का भौगोलिक विस्तार एक जैसा है क्या? अरे अपना भी एक भौगोलिक विस्तार है या नहीं? बताओ, सबका एक जैसा है क्या? देखिए इसी प्रकार आप लोग सब अलग अलग गांवों से आते हो, सबका जो गांव का नक्शा है, भौगोलिक विस्तार है, वो एक जैसा है क्या? नहीं है ना। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार था, कहां था? देखिए जो वैदिक सभ्यता थी वो कितने भागों में विभाजित थी? वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित थी? सारा भूल जाते हो पीछे। वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? याद हो जाएगा कि अब तो एक भाग तो था ऋग्वेद काल, या फिर उसके हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ठीक है। दूसरा था उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वेद काल। समझ गए ना? कितने भागों में था? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो था ऋग्वेद काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो काल था वो कितना था? 1500 से 1000। बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ? तो जबकि उत्तर वैदिक काल का कौन सा था? 1000 से 600। देखो याद तो आपको ही रखने होंगे, आपको ही रखने होंगे याद।
ये मतलब नहीं है कि आपने 6 महीने कोचिंग कर ली पेपर पास हो जाएगा। कोचिंग एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है, अपना एक माध्यम है कि इस माध्यम के अकॉर्डिंग हमारे को बेसिक ज्ञान मिलेगा, उसके बाद में अपन स्वाध्याय करेंगे। ये माध्यम ही तो है। जब तक आप खुद अध्ययन नहीं करोगे तब तक कोचिंग भी काम नहीं आएगी। आएगी क्या बताओ? नहीं आएगी। नहीं। और मेरे को भी मजा तभी आएगा तब आप जवाब दोगे, वरना तो पढ़ाने का ही मन नहीं करता है? देखिए, वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित थी? 2 में। एक था ऋग्वेद काल या वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वेद काल। हो गए ना 2। इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000, और इसका था 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रख लोगे। अब देखिए इसका भौगोलिक विस्तार, और भौगोलिक विस्तार किस प्रकार था। ऋग्वैदिक कालीन, आर्य, अफगानिस्तान, साथ साथ में लिख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान भी लिख दें क्या? लिख दें? आप खुश तो लिख दिया राजस्थान, और क्या लिखे? यूपी। क्षेत्र में फैले हुए थे, फैले हुए थे। धीरे 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 उनका विस्तार पूर्व की ओर होने लगा। विदत माधव व गौतम राहुगुण देखिए, एक पुरोहित था विदत माधव व उसका पुरोहित गौतम राहुगुण, ये 2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने धीरे धीरे जो वैदिक सभ्यता थी उसका विस्तार किस तरफ करने लगे? पूर्व की ओर। किस तरफ करने लगे? देखिए, शुरुआती दौर में जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोग रहते थे वो कहां रहते थे? अफगानिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान और अपने भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी क्षेत्र में रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका विस्तार किस ओर होने लगा? पूर्व की ओर। और ये विस्तार किन लोगों ने प्रारंभ किया? विदत माधव एक व्यक्ति था, वह इसका पुरोहित कौन था? गौतम राहुगण। कौन था? या ऐसे कह सकते हो कि वैदिक कालीन सभ्यता के लोग कहां रहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु प्रदेश, ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये क्षेत्र कौन सा आता है? सप्त सिंधु प्रदेश से आता है। ये तो हो गया वैदिक कालीन। लेकिन अब अपन दूसरा विस्तार देखें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का, या उत्तर ऋग्वेद काल की। उत्तर ऋग्वेद काल, उत्तर ऋग्वेद काल, उत्तर ऋग्वेद काल। गंगा, यमुना,
दोबाब क्षेत्र। देखिए ये दोबाब क्षेत्र कौन सा होता है, कोई बताएगा? दोबाब, ज्योग्राफी पढ़ते हो ना आप? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा, देखिए ये बहती है यमुना, कौन सी बहती है? और ये कौन सी है? ये है यमुना, ये है गंगा, और दोनों के बीच के क्षेत्र को, ये यहां बहती है, ये यहां, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? समझ गए? देखिए उत्तर वैदिककालीन आर्यों का मूल निवास स्थान, मतलब इसका भौगोलिक विस्तार कहां तक था? गंगा यमुना दोबाब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? गंगा यमुना दोबाब क्षेत्र। लिख लिए क्या? दो वाव, मैंने बा कर दिया क्या? दो वाव। देखिए लिख लिए कि आगे चले? राजनीतिक स्थिति। देखिए राजनीतिक विशेषता या राजनीतिक स्थिति कि वैदिक सभ्यता में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी? वैदिक सभ्यता में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी? देखिए आज भी अपनी एक अलग राजनीतिक विशेषता है या नहीं, बताओ, है या नहीं है? जैसे सरकार का गठन कौन करता है? हम लोग करते हैं। जबकि राजतंत्र में क्या था? एक राजा की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी दूसरा पद ग्रहण करेगा, ये सिस्टम था ना। तो उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी? देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या कुल। नहीं, एक मिनट रुकिए। देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार क्या स्क्वायर में क्या दोहरा जाए कि वो 12 स्क्वायर के बराबर या कुल होती थी, जिसके अध्यक्ष को मुखिया को कुलप कहते थे। ग्रामणी, विस्पति, जन, गोप, राजन, जनस्य। ये छाप दो फटाफट, फिर समझाएंगे। लिख लिए क्या? स्थिति कैसी थी? राजनीतिक स्थिति कैसी थी? देखिए
प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परिवार। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। जबकि आज वर्तमान में हमारे पास लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार ही होती है। परिवार ही होता है ना। एक एक परिवार से मिलकर एक समाज बनता है, नहीं बनता है? अलग अलग समाज बनता है और अलग अलग समाज को मिलाकर एक गांव बनता है। एक एक गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है और एक एक ब्लॉक को मिलाकर एक जिला बनता है। बनता है, नहीं बनता है? चीज वही है लेकिन सिर्फ नाम में अंतर है। क्या है? देखिए, आपसे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इतने सरल सरल क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि वैदिक काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जानते हैं? परिवार। किस नाम से? परिवार। और इसी परिवार का दूसरा नाम क्या है? इसे हम कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुल। और परिवार या कुल का जो मुखिया होता है, अध्यक्ष वही होगा। भाई आपके परिवार में आपके पापा जी या दादाजी घर के मुखिया हैं, तो वही अपने आप में सुप्रिटेंडेंट है या नहीं? अध्यक्ष है या नहीं? घर के मालिक वही है ना। तो परिवार का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? कुलप। यह नाम याद रखना होगा आपको कि वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? परिवार या कुल। और उसके मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। याद रख लोगे? फिर देखिए, एक एक गांव को मिलाकर, एक एक गांव को मिलाएंगे या एक एक परिवार को? शाबाश। एक एक परिवार को मिलाकर एक गांव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ये बन गया अपना ग्राम। और ग्राम का जो अध्यक्ष होता है क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब गांव का प्रमुख होता है। वो उसे क्या कहते थे? ग्रामणी। सरपंच तो अब कहते हैं, सरपंच के चक्कर में गलत हो जाएगा, ऑप्शन में सरपंच भी मिलेगा। अपन पढ़ रहे हैं वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ रहे हैं? वैदिक काल। तो सरपंच मत कर देना। देखिए, वैदिक काल में एक एक परिवार से मिलकर एक गांव का निर्माण होता था और ग्राम के मुखिया को या अध्यक्ष को क्या कहते थे? ग्रामणी। एक एक ग्राम से मिलकर, एक एक गांव से मिलकर क्या बनता था? एक विस बनता था। विस। विस मतलब बहुत सारे गांवों का समूह है, विस। और इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? विसपति। क्या कहते हैं? विसपति। एक एक विस से मिलकर एक जन बनता था, बहुत बड़ा राज्य बनता था। और इसके प्रमुख या राजा को कहते थे गोप, राजन या जनस्य। वैदिक काल में जन के प्रमुख को कहते हैं ग्रामणी, विसपति, गोप, राजन। गोप और राजन दोनों होगी। तो आपको या तो दोनों साथ मिलेंगे या फिर ऐसे मिलेंगे, ऐ या वैद। समझ गए ना? तो जन को क्या कहते थे? गोप, राजन, जनस्य। लिख लिए ना सारों ने? आगे चले। देखिए, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में राजा के अधिकार क्या थे बच्चों? सीमित थे। मतलब कि जो ऋग्वैदिक कालीन था या वैदिक काल था उसमें राजा के अधिकार क्या थे? सीमित थे, मतलब एकदम प्रतिबंध था। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? अधिकारों में वृद्धि। अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये राजा लोग उस समय कई प्रकार के यज्ञ करते थे, 3 प्रकार के यज्ञ करते थे। अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हुई। और 3 प्रकार के यज्ञ करते थे। यज्ञ कितने प्रकार के करते थे? 3 प्रकार। और वो कौन सा था? देखिए, अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी। कितने प्रकार के ये करते थे? अश्वमेघ,
राजसुई वाजपेयी में नाली में करके आया है क्या कोई यज्ञ है? सब बता दें। एक अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब, और यज्ञ के दौरान किसको छोड़ा जाता था? घोड़े को। किसको छोड़ते थे? घोड़े को। और माना जाता है कि जब राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तब एक घोड़े को छोड़ते थे और वो घोड़ा जितनी दूर भ्रमण करता था उतना साम्राज्य ही उसके अंतर्गत आता था, उस राजा के अधीन होता था। किसके अधीन? अगर गलती से किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया, जैसे उधर से घोड़ा जा रहा था, आपने पकड़ लिया, अब अगर इस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उसको उस राजा से, संबंधित राजा से क्या करना होता था? युद्ध। तो अश्वमेध एक समझ गए ना? अश्व मतलब घोड़ा। राजसुई राजा होते थे, वो अपने साम्राज्य की कुशलता की कामना करने के लिए, कुशलता जानते हो क्या? हरियाली खुशहाली जानते हो ना? सुख समृद्धि की कामना के लिए अपना साम्राज्य अच्छे से सुशासन के मार्ग पे चले, इसलिए ये करते थे। वाजपेयी किसी छोटे क्षेत्र को जीतकर, मतलब किसी छोटे छोटे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में विस्तार करके अपने साम्राज्य में मिलाकर इनकी खुशी खुशी में यह करते थे। जैसे आप लोग खुश होते हो, जैसे आप नौकरी लग जाओ तो खुशियों का अपार भंडार मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? मिलता है ना? और बिल्कुल मिलेगा। तो मतलब खुश होकर। अब देखिए, आपसे ये याद पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में राजा के अधिकार थे वो थे सीमित, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? उसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। देखिए, उत्तर के राजा थे, वो किस नाम से जाने जाते थे? विराट। मतलब जो इधर उत्तर का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के जो राजा थे वो किस नाम से जाने जाते थे? विराट। दक्षिण के राजा थे, वो किस नाम से जाने जाते थे? भोज। किस नाम से? भोज। पूर्व सम्राट किस नाम से? पश्चिम क्षेत्र के जो राजा थे वो सवराट। नोट, उन सभी पर विजय प्राप्त करने वाले को एक राट के नाम से जाना जाता है। देखिए इधर कि जो उत्तर क्षेत्र में विस्तृत जो साम्राज्य थे, राज्य था, उन राज्यों के जो राजा थे वो किस नाम से जाने जाते थे? विराट। किस नाम से? कि उन राजाओं को किस उपाधि से जानते थे? विराट। दक्षिण साउथ में, जैसे राजा भोज का नाम सुना है ना, तभी तो भोज लगा है इसकी। दक्षिण के तो राजा थे, उसके पास कौन सी पदवी थी? भोज। पूर्व क्षेत्र के थे, उनको किस नाम से पुकारते थे? सम्राट। अशोक सम्राट का नाम सुना है मौर्य साम्राज्य में। पश्चिम
पश्चिमी क्षेत्र के थे उनको सवराट। इन चारों पर विजय प्राप्त करने वालों को, मतलब चारों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करके एक विशाल साम्राज्य बनाना, उसको क्या कहते थे? एक राट। क्या कहते थे? ये याद करना होगा भाई। एक राट मतलब सबको जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करने वाले को क्या कहते थे? एक राट। छात्र आप साथ साथ लिख लो, फिर समझा दूंगा। सबसे प्राचीन संस्था कि वैदिक काल की जो सबसे प्राचीन संस्था थी उसको किस नाम से जानते थे? विदत। विदत ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है? 122 बार। वैदिक काल की सबसे प्राचीन जो राजनीतिक कोई संस्था थी वो क्या थी? विदत। और ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ इसका? 122 बार। वैदिक काल में जो नवीनतम संस्था थी वो दो थी, सभा व समिति। सभा व समिति। सभा श्रेष्ठ लोगों की, जिसके अध्यक्ष को नरिष्ठा समिति जन सामान्य लोगों की अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। समझेंगे? प्राचीन संस्था वैदिक काल की जो राजनीतिक संस्था थी, आपसे इस शैली में याद रखना है कि सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो एक संस्था थी जिसका नाम था विदत। क्या था? सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। नवीनतम जो संस्था थी वो कितनी थी? दो। कितनी थी? दो। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति। सभा और समिति। सभा मतलब श्रेष्ठ लोग, जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन करने वाले होते थे वो लोग शामिल होते थे इनमें तो। जबकि दूसरी संस्था थी समिति। समिति मतलब जन सामान्य लोगों की। जन सामान्य लोग निवास करते थे। देखिए, सभा के जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे कहते हैं नरिष्ठा। क्या कहते हैं उस अध्यक्ष को? नरिष्ठा। जबकि समिति के अध्यक्ष को कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। कितनी बार है? जबकि समिति का कितनी बार है? अरे भैया, यहां पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है अध्यक्ष। यहां भी लिखा हुआ दिख रहा ना? ये तो इधर देख, अध्यक्ष दिख रहा है। जैसे आज अपन प्रेसिडेंट कहते हैं अध्यक्ष, उस समय में अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? सभा के अध्यक्ष को नरिष्ठा, मतलब उसको पदवी दी हुई थी। जबकि समिति का जो अध्यक्ष था वो किस नाम से? ईशान। समझ गए ना? अब अर्थ तो आपको जो हिंदी पढ़ाए उनसे पूछ लेना, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष, उस अध्यक्ष का नाम क्या दिया हुआ था? नरिष्ठा। समझ गया? जबकि इसमें समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ईशान। अपन अध्यक्ष कहते हैं, जैसे अपने राष्ट्र का सर्वोच्च संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। अमेरिका में क्या कहते हैं?
प्रेसिडेंट कहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। चीज वही है ना, जैसे कॉलेज का अध्यक्ष होता है छात्र संघ चुनाव जीत कर, उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उसी प्रकार इसके अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? नरिष्ठा, जबकि समिति के अध्यक्ष को स्थान के नाम से। आगे चले, देखिए राजा को सहायता प्रदान करने के लिए क्या होते थे रे? राजा को सहायता प्रदान करने के लिए कौन होते थे? जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके प्रधानमंत्री होगा। यह चीज पढ़ाई थी ना मैंने, अच्छे से पढ़ाई थी ना। वही चीज यह है कि राजा को सहायता प्रदान करने के लिए क्या होंगे? मंत्री। क्या होंगे? मंत्री। और मंत्री कितने होंगे? कितने प्रकार के होंगे? 12 प्रकार के। और इन मंत्रियों के समूह को रत्निन कहते थे। देखिए ऐसा कुछ ना है तो उसका हल कैसे करें? देखिए इधर देखिए एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैदिक काल या ऋग्वेद काल या उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को किस नाम से जाना जाता था? या मंत्रियों के समूह को क्या कहते थे? रत्नीन। याद रख लोगे ना? जैसे अपन मंत्री परिषद कहते हैं ना, मंत्री परिषद में एक भाग होता है मंत्रिमंडल होता है ना, उसी प्रकार इस समूह को क्या कहते थे? रत्नीन। क्या कहते थे? रत्नीन। और ये रत्नीन कितने प्रकार के होते थे? कितने प्रकार के होते थे? 12। राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री होंगे। मंत्री कितने होंगे? 12। और इन मंत्रियों को किस नाम से जानते हैं? रत्नीन। और वो 12 मंत्री कौन थे? देखिए, नंबर 1 सेनानी। पुरोहित। नंबर 3 महिषी। नंबर 4 दूत। नंबर 5 युवराज। नंबर 6 ग्रामणी। अक्सवाक। नंबर 8 संग्रहिता। नंबर 9 हाँ, एक और दान में वैसे लिख लो, गोवी कर्तन। नंबर 10 आगूधर। नंबर 11 सीताध्यक्ष। एक कौन सा बच गया? सेनानी, पुरोहित, महिष, दूत, युवराज, ग्रामणी, अक्सवाक, संग्रहिता, गोवी कर्तन, आगूधर, सीताध्यक्ष। देखिए एक बच गया, अभी माइंड में आ जाएगा, इसकी व्याख्या करते करते लिख देंगे। देखिए सेनानी। सेनानी सेना का सर्वोच्च कमांडर। मैं जितना बोलूं इतना ही लिख लो, सुख पाएगा।
स्रोत सेनापति या तो देखिए, राजा ऐसे प्रश्न है होता था। कौन होता था? जैसे वर्तमान में अपने देश में सेना का सर्वोच्च या सेना का प्रमुख स्रोत सेनापति कौन होता है? कौन होता है? तो उस जमाने में अगर राजतंत्र था तो सेना का सर्वोच्च कौन होगा? राजा होगा। सेनानी मतलब सर्वोच्च कमांडर। गलत कर बैठोगे इससे एडवांस लोगे तो। सेनानी मतलब सेना के सर्वोच्च कमांडर। पुरोहित प्रधान पुजारी। हो गए 12। देखिए महिषी चिकित्सा दूत गुप्तचर युवराज कौन होगा? युवराज राजा का पुत्र राजकुमार। ग्रामणी ग्राम का अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। रक्षक कृषि अध्यक्ष। इसको छाप तो फिर से बता दूं। देखिए आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं ना, आप कुछ को बताएंगे, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस। सेनानी की 12 मंत्री होते थे। कितने मंत्री होते थे? 12। और इन मंत्रियों को अपन क्या कहते थे? रत्नीन। क्या कहते थे 12 मंत्रियों को? रत्नीन। देखिए इधर, सेनानी सेनानी सेना का सर्वोच्च कमांडर। जैसे अपने वर्तमान में वो पद है रक्षा मंत्री। समझ में आएगी कुछ? कि वैदिक काल में जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था उस मंत्री को कहते थे सेनानी। क्या कहते थे? सेनानी। और वर्तमान अपने देश में लोकतंत्र में क्या कहते हैं उसे? हम रक्षा मंत्री। क्या कहते हैं? अपने भारत में रक्षा विभाग का जो मंत्रालय उसे कहते हैं रक्षा मंत्रालय, जबकि अमेरिका में कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं? अरे पेंटागन। क्या कहते हैं? पेंटागन। और वर्ल्ड ट्रेड टावर है वहां पर, ये विमान का एक बार अपहरण हो गया था तो उस रक्षा मंत्रालय के टावर को भी गिरा दिया गया था। तो देखिए वैदिक काल में जो सेना का प्रभार जिस मंत्री के पास होता था, सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता था, वो किस नाम से जाना जाता था? सेनानी। पुरोहित एक परिश्रम होता था, मंत्री पद। वैसे आज अपने आप मंत्री पद नहीं है ना कि पुरोहित मंत्री। सुना है क्या? सुना है क्या आपने हिंदुस्तान में नाम पुरोहित मंत्री? बाकी तो आपने सब सुने हैं, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, सब सुना है, लेकिन पुरोहित मंत्री सुना है क्या? नहीं। उस समय में प्रधान पुजारी के पास एक मंत्रालय होता था और उस मंत्री को कहते थे पुरोहित। क्या कहते थे? पुरोहित। और पुरोहित का अर्थ था पुजारी, पूजा करने वाला। महिषी जैसे अपन बोलते हैं ना वर्तमान में चिकित्सा मंत्री, और राजस्थान का चिकित्सा मंत्री कौन है वर्तमान में? वर्तमान में राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री कौन है? राजस्थान के मूल निवासी। फिर आप वैशक हो गए, फिर भी ऑप्शन दूं आपको? विधायक। ये विधायक हैं जोधपुर से। जोधपुर नहीं, जोधपुर में विधानसभा मेरे अभी वो देखो
ओशिया से हैं, ओशिया से हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर, युवराज, समझ गए। ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख, ग्रामणी मतलब ग्राम का अध्यक्ष। अक्षवाक, अक्षी, चक्षु किसके पर्यायवाची शब्द है? अरे वाह, आंख के। अब देखिए क्या हुआ, राजा की आंख के समान कार्य करने वाला मंत्री, राजा की आंख के समान कार्य करने वाला मंत्री। और आंख के समान कार्य कौन करेगा बताओ? आंख के समान कार्य कौन करेगा? कौन करेगा राजा की आंख के समान कार्य? राजा की कितनी आंख है? दो, सबकी दो। तो दो आंखों से मैं यहां खड़ा, यहां मेरे आसपास का क्षेत्र देख सकता हूं, लेकिन चारों ओर साम्राज्य का देख सकते हैं। तो रक्षा करने वाला, रक्षापाल, जानते हो ना, कि मतलब इनके जो गार्ड होते थे ना, जैसे गेट पर और है, उसका जो मंत्रालय अधीन आता था। संग्रहिता, संग्रहिता, संग्रहण करना। और किसका संग्रहण करेगा? टैक्स का। और टैक्स का जो संग्रह करने वाला होता है, मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? कोषाध्यक्ष। और वर्तमान में हम कहते हैं वित्त मंत्री। कौन सा मंत्री? वित्त मंत्री। और राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? देखिए बच्चों, हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में राजस्थान की वित्त मंत्री महिला श्रीमती दिया कुमारी, और केंद्र में भी वित्त मंत्री महिला निर्मला सीतारमण। देखिए आगे, गोवी कर्तन आबूधत, पशुचर विभाग, गाय, पेड़ पौधे, गोवी, गा, आबूधत, पेड़ पौधे जो जिसके अंतर्गत आते थे, गोवी कर्तन आबूधत। सीताध्यक्ष, सीता मतलब कृषि भूमि, और किसका अध्यक्ष? कृषि भूमि का अध्यक्ष। पालागल, द्वारपाल का नाम सुना है क्या? द्वारपाल का नाम सुना है? द्वारपाल कौन होता है? मतलब कि किस द्वार पे खड़ा होता था, उसकी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके परमिशन के अभाव में कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। आपको पता है, श्री कृष्ण और सुदामा दोस्त थे, और श्री कृष्ण द्वारपाल ने प्रवेश नहीं करने दिया। सुदामा ने कहा, भैया मैं श्री कृष्ण का दोस्त हूं। बोले, अरे ये कौन दोस्त, आपको परमिशन नहीं है। श्री कृष्ण आए तो बोला, अरे मेरा दोस्त था, किसको रोक लिया आपने? हाँ, लिख लिए क्या? देखिए, भौगोलिक विस्तार पढ़ा था अपन लोगों ने कि वैदिक काल में जो वैदिक कालीन सभ्यता का भौगोलिक विस्तार था, वो स्तब्ध सेंधव प्रदेश, कौन सा प्रदेश था? स्तब्ध सेंधव प्रदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, स्तब्ध सेंधव प्रदेश में फैला हुआ था। जबकि धीरे धीरे उनका विस्तार किधर होने लगा? पूर्व की ओर। किधर होने लगा? जबकि उत्तर ऋग्वेद काल या उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, वो किस क्षेत्र में था? पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर कौन सा क्षेत्र था? गंगा यमुना दोबाव का क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था। समझ गए? उसके बाद में अपन लोगों ने इसकी बड़ी राजनीतिक स्थिति, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? ग्राम। कौन सी थी? और ग्राम को दूसरा नाम कौन सा था? कुल। और उसके मुखिया को क्या कहते थे? जैसे मैं हम रहा हूं वैसे ही पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैं हम रहा हूं वैसे ही पढ़ लेते हैं। मतलब कि आपका ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, बोले हाँ। मैंने कहा कुल, बोले हाँ। मैंने कहा कुलब, बोले हाँ। है? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए,
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार। कौन सी थी? और परिवार को हम दूसरा नाम कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुल। और परिवार या कुल का जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? कुलक। क्या कहते थे? एक एक परिवार से मिलकर एक ग्राम का निर्माण होता था, और गांव का जो अध्यक्ष होता था या गांव का प्रमुख वो होता था ग्रामणी। क्या होता था? एक एक गांव से मिलकर एक विष बनता था, और विष का जो अध्यक्ष प्रमुख होता था वो क्या होता था? विषपति। एक एक विष से मिलकर एक साम्राज्य बनता था, जन। क्या बनता था? जन। इसके प्रमुख को हम राजन कह सकते हैं, गोपा कह सकते हैं, और जनस्य कह सकते हैं। ओके। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। सामाजिक कौन सी स्थिति? सामाजिक स्थिति। कौन सी स्थिति? सामाजिक स्थिति। एक हाँ नहीं, मूड तो बनते रहो। कौन सी स्थिति? सामाजिक स्थिति। और वो सामाजिक स्थिति कौन सी थी? देखिए, परिवार की प्रकृति। परिवार की प्रकृति कैसी थी? पितृसत्तात्मक। देखिए बच्चों, एक बार इधर देखिए। वैदिक काल में, चाहे उत्तर वैदिक काल हो चाहे वैदिक काल, परिवार की प्रकृति कैसी थी? पितृसत्तात्मक। और मैंने बताया था आपको कि जहां पर परिवार की प्रकृति पितृसत्तात्मक होगी वहां परिवार कैसे होंगे? शाबाश। संयुक्त परिवार का प्रचलन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? और जहां पर आपको पता है कि महिलाओं का राज होगा वहां पर परिवार कैसे होंगे? लेकिन वैदिक सभ्यता में परिवार की प्रकृति कैसी थी? कैसी थी? पितृसत्तात्मक। और जहां पर पिताजी का राज होगा वहां पर कैसे परिवार मिलेंगे? समझ में आ गया? आगे चले। ग्रामीण सभ्यता। सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय। कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। कैसी थी? ग्रामीण। वेशभूषा कि इन लोगों की वेशभूषा क्या थी? नीवी। कमर के नीचे का वस्त्र। वासस। कमर के ऊपर का वस्त्र। अधिवास। ओढ़ने का वस्त्र। वाधुये। वधु द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। पेशस।
वासेस पेशस नर्तकी द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। उसनी गैरी नोट सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे कैसे वस्त्र पहनते थे? सूती व ऊनी। क्या हुआ? छाप दिए क्या? सामाजिक स्थिति कैसी थी? परिवार की प्रकृति कैसी थी? पितर शतात्मक। और जहां पर पिताजी का शासन होगा वहां पर परिवार कैसे रहेंगे? संयुक्त परिवार। और मेरे को ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है नहीं लगता है? रियल में अगर ये पितर शतात्मक प्रणाली है तो बहुत अच्छी है। देखिए, सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण? शहरी सभ्यता थी या गांवों की? ग्रामीण। वेशभूषा की वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? ये आजकल अपन पहनते हैं ना, इतनेर इतनेर इतनेर, ऐसा सिस्टम नहीं था वहां पर स्पेशल था। देखिए कि वहां के लोग सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी भी। गर्मियों में वो कैसे वस्त्र पहनते थे? सूती। जबकि सर्दियों में सूती ऊनी अपन भी पहनते हैं। देखिए, नीवी, नी मतलब नीचा, याद रखने का तरीका देखो, नी मतलब नीचा। नीवी वस्त्र पहनते थे कमर के ऊपर, कमर से नीचे, सर के ऊपर या पैरों में। कमर के नीचे, नी मतलब नीचे, याद रख लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। एक वस्त्र होता था उनका जो नीवी नाम से जानते थे। और नी मतलब नीचे, किसके नीचे? कमर के नीचे। कमर के नीचे जो वस्त्र पहनते थे उसे किस नाम से जानते हैं? नीवी। याद रख लोगे। वासस, 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 कमर के ऊपर, कमर के ऊपर। अधिवास, अधिक, जब अपन लोगों को अधिक सर्दी लगती है तो अपन क्या करते हैं? कुछ ओढ़ते हैं। जब अपन लोगों को अधिक सर्दी लगती है या सर्दी महसूस होती है तो अपन कुछ ना कुछ ओढ़ते हैं। ओढ़ते क्या? चोटिया या कुछ वस्त्र, कुछ चोटिया भी ओढ़ लेते हैं। चोटिया जानते हो क्या? चोटिया, बन्नू पंकू की कॉमेडी देखी थी क्या? एक कॉमेडी है, सुनो मेरी बात, नाम तो सुना ना, सबने देखा ना। अब वो उस कॉमेडी में दौड़कर आता पंकू, अरे बन्नू भैया, ओ बन्नू भैया, जब वो की बात है, बोले यार मौसम बढ़िया हो रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, और शाम को टाइम हो गया, अब चलना थोड़ी थोड़ी पाइक पाइक ले ले। बोले पाव पाव की कोई बात होनी, लेना तो चाहिए।
पूरी बोतल ले लो और चाल भी स्यूं, पर बोले मेरे तो थाली एक बात कौन जच्चा है। बोले कौन सी कौन जच्चा है। बोले थे पहले तो मन आकी खे कि मेरा ही तो पिसा लगे, मैं ले आकी तू खर्चो क्यों को। बोले मेरो, अरे मैं थारी व्यवस्था बनाती हूँ। पर बोले सुबह थे थाना यार भाईला मिली ना दूसरा बन क्या को कि काल तो भी बंधु ने चोटी उड़ायो। किन चोटी उड़ायो? बंधु ने। बोले पिस्सा भी मारा ही लगे और चोटियों भी मैं उड़ा, तो बात काम की को नहीं कि थारी एक तो व्यवस्था बनावा और सुबह यार दोस्त ने के को काल तो बिन चोटी उड़ाया और यार रियल में अपना गाँव में भी चल रहा है, बात चल रहा है ने सुनिए ने सुनी को नहीं लाग जाओ मौको। तो चोटियों मतलब ओढ़ने का, अधिक मतलब अधिक सर्दी लगेगी तो कुछ न कुछ तो ओढ़ेंगे, जरूर ओढ़ेंगे ना। और क्या ओढ़ेंगे? ओढ़ने का वस्त्र। और ओढ़ने के वस्त्र को क्या कहते हैं? अधिवास। क्या कहते हैं? याद रख लोगे। वादुये, वादुये मतलब वधु, वादुये मतलब वधु। शादी के दौरान वधु द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? बैरी तो अपन लोग कहते हैं, बैरी तो अपन लोग कहते हैं। ये लोग क्या कहते थे? वादुये। क्या कहते थे? वादुये। क्या कहते थे? वादुये। पेशस, पेशस नर्तकी द्वारा पहनने वाले वस्त्र। और नर्तकी कहां पर डांस करती है? नर्तकी दो प्रकार होती है। और ये नर्तकी कौन सी थी? समझ गए ना? जैसे अपन के यहाँ बियर बार चलते हैं वहां भी डांस करते हैं, देखा नहीं? तो नर्तकी जो वस्त्र पहनती थी उसे कहते थे पेशस। ऊसनी, सर ऊसनी या ऊसनीय या ऊसनियम, सिर पर जो पगड़ी बांधते थे उसे कहते थे। और ये लोग सूती व ऊनी वस्त्र, कल अपन लोग पढ़ेंगे क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन सी ब्रांड पीते थे। ठीक है ना? ओके।